नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 13 में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। माना कि E और F दो इवेंट्स है जिसमें सैंपल स्पेस S है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं इवेंट E का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट F ऑलरेडी घट चुकी है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं PE/F और डिफाइन करते हैं PE/F इक्वल टू PE इंटरसेक्ट F बाई PF। PF 0 के बराबर नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम लोग PE इंटरसेक्ट F इक्वल टू या PF मल्टीप्लाई PE/F, माना कि ये नंबर 1 है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, जबकि इवेंट E ऑलरेडी घट चुकी है, तो इसको लिखते हैं PF/E इक्वल टू PF इंटरसेक्ट E बाई PE, जबकि PE 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहां पर F इंटरसेक्ट E को हम लोग E इंटरसेक्ट F भी कर सकते हैं। इसीलिए PE इंटरसेक्ट F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF/E, ये नंबर 2। तो 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं PE इंटरसेक्ट F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF/E इक्वल टू PF मल्टीप्लाई PE/F, जबकि PE और PF 0 के बराबर नहीं है, ये नंबर 3। तो ये 3 नंबर का रूल को हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। यहां पर एक एग्जांपल है। एक बैग में 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। टोटल 15 बॉल्स है बैग में। तो 2 बॉल को निकाला जा रहा है। कैसे? पहले एक बॉल को निकाल लेते हैं और उसको बाहर रख लेते हैं, फिर दूसरे बॉल को निकाल लेते हैं। तो 2 बॉल निकाला गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों बॉल ब्लैक होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो माना कि E एक इवेंट है। ये इवेंट बता रहा है कि पहला जो बॉल लिया गया वो ब्लैक है और उस बॉल को बाहर रख लिया है। अब बैग में उसको रिटर्न नहीं किया। अभी 10 ब्लैक बॉल में एक बॉल निकाल लिया गया है, तो शेष 9 रह गया ब्लैक बॉल और टोटल बॉल रह गया 15 में से एक घट गया। तो एक दूसरा इवेंट है, वो बता रहा है कि दूसरे बार में एक ब्लैक बॉल निकाला जा रहा है, जबकि पहले बार में एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकाला जा चुका है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस हो गया। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों बार में ब्लैक बॉल आना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब है इवेंट E और F का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इवेंट E का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इवेंट E है कि बैग में 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। टोटल बॉल 15 है। एक ब्लैक बॉल निकालना है। टोटल ब्लैक है 10
और टोटल बॉल है 15, तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, टोटल ब्लैक बॉल है 10 और टोटल बॉल्स है 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 10/15 हो गया। अब जो ब्लैक बॉल निकाला गया उसको रख लिया गया है बाहर। अब दूसरे बार में ब्लैक बॉल निकालना है, उसका इवेंट को एफ बोल रहे हैं, एफ इवेंट को बोल रहे हैं एफ, जबकि इवेंट ई ऑलरेडी घट चुकी है। मतलब पहले बार में एक ब्लैक बॉल ले लिया गया है, उसको बाहर रख दिया गया है। अभी टोटल ब्लैक बॉल कितना रहा, 10 में से एक घट गया है तो 9 रहा, और टोटल बॉल्स रहा 14 रहा, 15 में से एक घट गया है। अब एक ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 9 ब्लैक बॉल रह गया है, टोटल बॉल्स 14 है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया एफ का, जबकि ई ऑलरेडी घट चुकी है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि पीई इंटरसेक्ट एफ इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई पी एफ स्लैश ई। तो ये ई इंटरसेक्ट एफ मतलब दोनों बार में ब्लैक बॉल आना, उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये पीई कितना है, पीई है 10/15 और पी एफ स्लैश ई है 9/14। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम लोग को 3/7 मिलेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन हुआ। अब मान लेते हैं कि 2 से ज्यादा इवेंट है, तो उस समय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे होगा। तो मान लेते हैं ई एफ जी 3 इवेंट है, तो पीई इंटरसेक्ट एफ इंटरसेक्ट जी होगा पीई मल्टीप्लाई पी एफ स्लैश ई मल्टीप्लाई पी जी स्लैश ई इंटरसेक्ट एफ। मतलब ई और एफ दोनों घट चुकी है जिस समय जी इवेंट के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो ये हो गया 2 से ज्यादा इवेंट रहने पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इस तरह का होगा। हम लोग डिनोट करेंगे अब शॉर्ट में पीई इंटरसेक्ट एफ को पीईएफ से। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा और इसमें 2 से ज्यादा इवेंट इन्वॉल्व है। तो एग्जाम्पल 2 है, 3 कार्ड हमको निकालना है एक ताश की गड्डी से। पहला कार्ड निकालना किंग, दूसरा कार्ड भी किंग और तीसरा कार्ड एस यानी इक्का। कंडीशन है कि पहला कार्ड जो निकल रहे हैं वो फिर लौटा के गड्डी में नहीं रखेंगे, फिर दूसरा कार्ड जो निकाल लिया वो भी गड्डी में नहीं रखेंगे लौटाकर, और तीसरा कार्ड एस निकालना है। तो हम लोग इवेंट का नाम दे देते हैं ई, एफ और जी 3 इवेंट। ई मतलब है कि पहला कार्ड को गड्डी से निकालना है और वो किंग होगा, ये इवेंट है ई। एफ इवेंट है कि दूसरा कार्ड फिर गड्डी से जो निकालेंगे वो भी किंग होगा, बशर्ते कि पहला कार्ड को उस गड्डी में लौटाया नहीं जाए। और जी है कि तीसरा कार्ड जो गड्डी से निकालेंगे वो इक्का होगा यानी एस। कंडीशन है कि दोनों कार्ड जो पहले किंग लिया गया था वो गड्डी में नहीं लौटाया जाएगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं पीई का, क्योंकि गड्डी में 52 कार्ड्स रहता है और 4 किंग्स 4 ठो किंग रहता है, तो पीई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/52। अब एफ है दूसरा कार्ड गड्डी से निकालना और किंग होना।
अभी एक कार्ड तो निकाले हैं, वो किंग है, उसको बाहर रख लिए हैं, उसको रिप्लेस करके गड्डी में नहीं रखा, तो किंग बचा हुआ किंग है 3। तो बचा हुआ किंग 3 है और वो कार्ड बाहर रहने से 52 कार्ड में एक कार्ड घट जाएगी। तो इसका मतलब टोटल जो बचा हुआ कार्ड है वो 51 है। अब जी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। चूंकि जी मतलब एक एस यानी एक इक्का निकालना है, इक्का 4 होता है और ऑलरेडी हम लोग के पास 2 कार्ड जो निकाल चुके हैं किंग, वो बाहर रह गया है, वो गड्डी में लौटाया नहीं गया है, इसलिए गड्डी में टोटल कार्ड रह गया है 52 - 2 मतलब 50 और ना एस की संख्या यानी इक्का की संख्या 4। तो प्रोबेबिलिटी होगा जी का उस कंडीशन के साथ 4 बाई टोटल रह गया कार्ड 50। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं पीई इंटरसेक्ट एफ इंटरसेक्ट जी, पीई मल्टीप्लाई पी एफ स्लैश ई मल्टीप्लाई पी जी स्लैश ई इंटरसेक्ट एफ। तो पीई नंबर 1 से है 4 बाई 52, नंबर 2 से पी एफ स्लैश ई है 3 बाई 51 और नंबर 3 से पी जी स्लैश ई इंटरसेक्ट एफ है 4 बाई 50 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा 2 बाई 5525। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचेंगे। एक्सपेरिमेंट है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया। एक इवेंट लेते हैं जिसमें कि पहला कॉइन हेड को दर्शाता है और एफ दूसरा इवेंट है, वो बताता है कि दूसरा कॉइन टेल को दर्शाता है। तो हम लोग पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस एस में क्या होगा, हेड हेड, पहला कॉइन में हेड, दूसरा कॉइन में हेड, पहला कॉइन में हेड, दूसरा कॉइन में टेल, पहला कॉइन में टेल, दूसरा कॉइन में हेड, पहला कॉइन में टेल, दूसरा कॉइन में टेल। तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट हो गया। अब इवेंट ई को बना लेते हैं कि पहला कॉइन में हेड, तो ये पहला कॉइन में हेड हो गया, यहां भी पहला कॉइन में हेड, तो ये दोनों को कलेक्ट कर लिया और इवेंट ई बन गया एक सेट। उसी तरह एफ बना लेते हैं इवेंट, क्योंकि दूसरा कॉइन में टेल, यहां पर देख रहे हैं दूसरा कॉइन में टेल, यहां पर भी देख रहे हैं दूसरा कॉइन में टेल, तो ये एच टी और टी टी को ले लेते हैं, तो ये एफ हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन बना लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन में एक कॉमन एलिमेंट है एच टी। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ई का, इवेंट एफ का, इवेंट ई इंटरसेक्ट एफ का, इवेंट ई स्लैश एफ, इवेंट एफ स्लैश ई, ये सब का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पी ई निकालते हैं, ई में कितना संख्या है, 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एस में है 4, तो 2/4 मतलब 1/2 हो गया। अब पी एफ निकालना है, एफ में कितना एलिमेंट्स है 2 और एस में है सैंपल स्पेस में 4, तो ये भी 1/2। ई इंटरसेक्ट एफ में एक एलिमेंट है तो 1 और सैंपल स्पेस में 4। अब हम लोग जानते हैं कि पी ई स्लैश एफ मतलब पी ई इंटरसेक्ट एफ बाई पी एफ, तो पी ई इंटरसेक्ट एफ 1/4 है और पी एफ है हाफ, मतलब हाफ हो गया। अब पी एफ स्लैश ई, तो पी ई एफ इंटरसेक्ट ई बाई पी ई, तो एफ पी एफ इंटरसेक्ट ई कितना है, ये 1/4 है और पी ई है 1/2 है, मतलब 1/2 हो गया। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4
इसको नंबर 5 नाम दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि वन में पीई है और 4 में है PE/F। तो 1 और 4 से हमको PE इक्वल टू PE/F ये है हाफ। फिर हम लोग देखते हैं 2 से, ये 2 और 5, तो इसमें PF इक्वल टू PF/E और वो हाफ है। ये 2 और 5 से ये हाफ है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो हम लोग को मिला ये 6 और 7 से देखते हैं। 6 और 7 से क्या मिला कि PE इक्वल टू PE/F, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। E का प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में E का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि F इवेंट ऑलरेडी घट चुकी है। तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ E का इवेंट को। इसीलिए इस तरह का इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे कि F जो घटना घटी वो E को कोई प्रभावित नहीं किया प्रोबेबिलिटी में। उसी तरह 7 में भी देखते हैं PF इक्वल टू PF/E, मतलब F का जो प्रोबेबिलिटी है और F का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि E घटना ऑलरेडी घट चुकी है, तो दोनों ही सेम है। मतलब F का प्रोबेबिलिटी E का प्रोबेबिलिटी से इफेक्टेड नहीं हुआ। तो यहां पर भी E और F दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग यहां से 6 और 7 से हम लोग कह सकते हैं कि PE इंटरसेक्ट F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF/E। तो PF/E का मतलब PF, मतलब P इंटरसेक्ट F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF। इसको हम लोग 8 नंबर नाम दे देते हैं। फिर लिखते हैं PF इंटरसेक्ट E। ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में PF मल्टीप्लाई PE/F। तो E/F का मतलब है PE, तो PF इंटरसेक्ट E इक्वल टू PF मल्टीप्लाई PE। ये 9 नंबर हो गया। तो हम लोग 8 और 9 से देख रहे हैं कि PE इंटरसेक्ट F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF, और ये PF इंटरसेक्ट E इक्वल टू PF मल्टीप्लाई PE। तो ये वर्किंग रूल हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट टेस्ट करने के लिए। अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है क्या कि 2 इवेंट है, ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो ये दोनों इवेंट साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। माना कि E1 और E2 2 इवेंट है, ये सब इम्पॉसिबल इवेंट्स नहीं है, मतलब पॉसिबल इवेंट्स है। तो पॉसिबल इवेंट होने पर क्या होता है, ये नल सेट नहीं होगा ये इवेंट। इसका मतलब ई लोग का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होना है। तो PE1 ग्रेटर देन 0, PE2 ग्रेटर देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ये नंबर 1। अब है क्या, अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा नल सेट, और हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं PE1 इंटरसेक्ट E2 इक्वल टू P5, और P5 0 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 होता है। ये नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 से हम लोग देखते हैं कि ये नंबर 2 में PE1 इंटरसेक्ट E2 0 है, और यहां पर PE1 मल्टीप्लाई PE2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। और इसका मतलब है कि दोनों इक्वल अगर नहीं है, PE1 इंटरसेक्ट E2 नॉट इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई PE2, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स
नहीं है, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। अब हम लोग दूसरे रूप में देखते हैं, E1 और E2 को इंडिपेंडेंट इवेंट मान लिया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है PE1 इंटरसेक्ट E2, E1 मल्टीप्लाई PE2 होता है। तो इसको 4 नंबर, अगर दोनों इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, मतलब पॉसिबल इवेंट है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 हो गया। तो 4 और 5 से हम देखते हैं, 4 में है PE1 इंटरसेक्ट E2 इक्वल टू PE1 मल्टीप्लाई PE2, और यहां पर 5 में ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है PE1 इंटरसेक्ट E2 ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ग्रेटर देन 0, तो वो नल सेट नहीं हो सकता है, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।